हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ जो आपका आंसर होगा वह 0 और 9 से बीच का कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये दोनों नंबर इंक्लूडेड है। यहाँ पर सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है और ये कोलार्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ कह रहा है कि कंसीडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं जिसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर में लिखा है। ठीक है, और उसके यहाँ पर ये आपको देखना है ZmXn, दूसरा UmYp, VmXn, ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जिसे लैम्डा नॉट, कैपिटल लैम्डा नॉट से लिख रहा है, ये 2 का दिया हुआ है। ये जो UmYp का दिया हुआ है और VmXn, इन 2 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ठीक है, 2 का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ m + n + p, इसका वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, तो यह एक इंटीजर वैल्यू आएगा, ये बताना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डाटा क्या दिया हुआ है, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये जिस भी आयन से बना हुआ है, जैसे Zn+ आयन, Up+ आयन, Vn+ आयन और Xm- और Ym-, ये जो आयन्स हैं उस आयन्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। ठीक है, इसका यूनिट भी सेम रहेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आयन्स का दिया हुआ है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सिर्फ 2 साल्ट का दिया हुआ है। तीसरे ये जो फर्स्ट वाला साल्ट है इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डाटा नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो साल्ट है आपका ZmXn का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका ग्राफ दिया हुआ है। द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ZmXn वर्सेस C⁻½ मींस ये √c इज गिवन बिलो। तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो ये जिस साल्ट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिया था उसका क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में m + n + p हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका ZmXn इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये वाटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ये जब डिसोसिएट होगा तो इस पे क्या बनेंगे, m नंबर ऑफ Zn+ आयन बनेंगे और n नंबर ऑफ Xm- आयन बनेंगे। तो इसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो इनफाइनाइट डायल्यूशन पर होता है। तो इसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के डाटा को आप इसके करस्पॉन्डिंग आयंस के टर्म में लिख सकते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो ये ZmXn, इसका क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Zn+ आयन। तो Zn+ आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन ये 50 दिया हुआ है। इस तरह n टाइम्स का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ X- है ना, तो X- आयन का 80 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये क्या है, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो ये इनफाइनाइट डायल्यूशन का डाटा का वैसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो इन तीनों साल्ट के लिए अगर आप लिख देंगे ना तो आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे। जैसे ये पहला इक्वेशन मिला और इसमें ये जो डाटा आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर लैम्डा का जो डाटा है वह Z+ आयन के लिए कितना है, Z+ आयन के लिए 50 था और Xm- के लिए 80 था। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50m हो जाएगा और इसका वैल्यू 80 रखेंगे तो ये 80n हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड सॉल्व के लिए लिख दीजिए, UmYp के लिए लिख दीजिए। UmYp के लिए आप लिखेंगे तो सेम तरीके से ये आपका ये सेम तरीके से डिसोसिएशन का जो इक्वेशन हो जाएगा ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। और इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे लैम्डा नॉट ऑफ Up+ का जब वैल्यू रखेंगे, Up+ का वैल्यू रखेंगे तो ये 25 रखेंगे और लैम्डा नॉट ऑफ Ym- का वैल्यू रखेंगे तो ये 100 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 25m हो जाएगा प्लस 100p हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू था ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इस साल का तो आपको दिया हुआ था, इस साल का कितना दिया हुआ था, 250 दिया हुआ था। ठीक, 250 दिया हुआ था। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर 25 का फैक्टर कॉमन है। 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 और 25 10 जा ये है ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी आपका, ये इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं 10 = m + 4p। यह इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
इस तरह आपका जो थर्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो VmXn के लिए लिखेंगे तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग आयंस के डाटा को फिर से हम लोग यहाँ पर Vn प्लस आयन का ये वैल्यू डालेंगे और यहाँ पर Xm माइनस का वैल्यू डाल देंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग पर हमको फिर से इक्वेशन मिल जाएगा। और देखिए 20 फैक्टर यहाँ पर कॉमन है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इन तीन इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, m और n का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। ये इक्वेशन m और n में है, थर्ड वाला इक्वेशन भी आपका m और n में है, लेकिन यहाँ पर p का टर्म है, ठीक है। और ये वाला वैल्यू भी अननोन है ना, ये अननोन है। तो अगर ये वैल्यू अगर हमें पता हो जाए ना तो इसको इक्वेशन को आसानी से सॉल्व किया सकता था। तो इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू को निकालने के लिए ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ZmXn वर्सेज रूट सी का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इस ग्राफ को हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलार्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है और जिसे हम लोग इसका एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू ये लैम्डा नॉट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कोलरास कांस्टेंट है जो कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और C क्या है, C क्या है, कंसंट्रेशन है, C कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को ही ये हाफ का। इस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन में देखें कि ये क्या है, y, ये y एक्सिस पर है और ये x एक्सिस पर है। तो ये इक्वेशन को देखेंगे तो क्या है, y इक्वल टू C माइनस mx का ये ग्राफ है ना, C माइनस mx का ग्राफ है, जहाँ स्लोप क्या है, ये है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर C क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट का जो वैल्यू आएगा, इसको अगर आप फर्दर इंटरपोलेट करेंगे तो यहाँ जो इंटरसेप्ट का वैल्यू आएगा वही क्या है, आपका लैम्डा नॉट है, और यही तो वैल्यू है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायल्यूशन का वैल्यू है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है। तो यही हम इस ग्राफ से अगर हम ये फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर ये जो अननोन है यहाँ पर ये हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे और तीन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर यहाँ पर देखिएगा कि ये तो लीनियर ग्राफ है, तो आप 0.03 यूनिट इधर जा रहे हैं ना, आपकी 0.1 से कितना बढ़ा गया, 0.01 से बढ़कर आप 0.04 बढ़ गए। तो इतना बढ़ जाने पर ये जो वैल्यू है वो कितने से घट गया, 3 से घट गया, ये 3 से घट गया और ये 0.03 से ये बढ़ा था, है ना। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर आप जाए ना, यहाँ का वैल्यू 0 है, 0 से जब 0.01 बढ़ेगा तो ये वैल्यू कितने से घटेगा, क्योंकि पर यूनिट ये 1 से घटता है, 1 से घटता है ना, 1 से घटता है, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 340 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप देखें ना, ये वैल्यू को एक बार फिर से देख लें कि हर बार क्या था, जब 0.01 था तो वैल्यू क्या था, 339 था, फिर 0.02, फिर ये वाला वैल्यू 1 यूनिट 1 स्टेप आगे चले आप तो फिर से वैल्यू 1 से कम हो गया, तो ये 338 हो गया। फिर अगला स्टेप में फिर से आगे जाएंगे तो ये क्या हो गया, 337 हो गया, ये 336 हो गया। तो इसी को अगर आप इंटरपोलेट करेंगे तो ये कितना रहा होगा, 339 तो था ही, तो ये जरूर 340 रहा होगा, ठीक है। तो ग्राफ से भी आपको दिख रहा है कि ये लाइन का स्लोप हमेशा सेम है, तो सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होता है, लिनियर ग्राफ है ना, ग्राफ स्लोप का, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है कि हम लोग ये इसके लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे इस पॉइंट के लिए तो इक्वेशन कैसे मिलेगा कि इसके लिए ये जो वैल्यू है ये 336 है और ये रूट सी का जो वैल्यू है, रूट सी मतलब सी का पावर हाफ का वैल्यू है वो कितना है, 0.04 है यहाँ पर, या ये वैल्यू 0.04 है, ये रूट सी का वैल्यू है, ये रूट सी का वैल्यू है। तो एक इक्वेशन आप ऐसा लिखेंगे, एक इक्वेशन ऐसा लिखेंगे। फिर अगला इक्वेशन अगर आप इस स्टेप वाले का लिखना चाहेंगे तो उसमें लैम्डा का वैल्यू 339 लेंगे और रूट सी का वैल्यू कितना लेंगे, 0.01 लेंगे। तो अगला जो वैल्यू हम लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, वो इस पॉइंट के लिए हम लोगों ने ये वैल्यू लिख दिया, ठीक है, ये वैल्यू लिख दिया। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके भी अगर आप ये लैम्डा नॉट फाइंड कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को क्या चाहिए, ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। तो हम चाहते हैं ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए, ये वाला टर्म को कैंसिल करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे दूसरे इक्वेशन से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दूसरे इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वैल्यू ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, और जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बेस पर क्या होगा, 4 इंटू 339 का वैल्यू 1556 आएगा, और फिर ये 336 माइनस हो जाएगा और ये 4 लैम्डा हो चुका है था, 4 लैम्डा माइनस लैम्डा मतलब 3 लैम्डा आ जाएगा। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो
1020 इक्वल टू 3 लैम्डा आएगा और लैम्डा नॉट का वैल्यू 340 मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी ये इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। और ये जो इंटरसेप्ट ही है, इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है यही आपका क्या है, लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी ऑफ ZmXn सॉल्ट है, जिसका वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ था, यहाँ सिर्फ 2 ही वैल्यू दिए हुए थे। तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू मिला उसे आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसे हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, यहाँ पर 10 कॉमन फैक्टर है, तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 34 इक्वल टू 5m प्लस 18 हो जाएगा। और यही हमारा फाइनल इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों m और n में इक्वेशन है, दोनों m और n में इक्वेशन है। तो इन दोनों में अगर आप यहाँ पर क्या कीजिए कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 34 माइनस 22, 34 माइनस 22 मतलब ये 12 आ जाएगा, ये पार्ट 12 दे देगा, लेफ्ट हैंड साइड में 12 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 5m और 5m कैंसिल हो जाएगा। तो 18 माइनस 4n मतलब ये 4n। तो यहाँ पर 34 माइनस 12 जो कि 12 आएगा, 34 माइनस 22 इक्वल टू 12 आएगा और 18 माइनस 4n ये वैल्यू 4n आएगा, 5m तो कैंसिल हो गया। तो इसके बेसिस पर जो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, इसके बेसिस पर जो n का वैल्यू मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 आ गया, तो n का वैल्यू आपको 3 मिल गया, ठीक है, n का वैल्यू 3 मिल गया। इसी तरह जब जैसे ही n का वैल्यू 3 मिल गया ना, तो इसे आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में n का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 34 इक्वल टू 5m प्लस n का वैल्यू आप 3 रखने वाला है, 8 इंटू 3 मतलब 24, तो ये 8 इंटू 3 मतलब ये 24 हो गया, ये हो गया, तो इस 24 को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये 10 इक्वल टू 5m और यहाँ से m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू 2 आ जाएगा, m का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको m का ही वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू मिल गया, m का वैल्यू मिल गया। अब इक्वेशन 2 में देखिए, इक्वेशन 2 में अगर आप m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो p का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 इक्वल टू 2 प्लस 4p और यहाँ पर p का जो वैल्यू मिल गया, तो इसके बेस पर क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट होगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 मतलब ये 8 हो जाएगा, तो 8 इक्वल टू 4p, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 2 हो जाएगा, p का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो p का वैल्यू 2 मिल गया। तो आपको n मिल गया, m मिल गया और p मिल गया, तो m प्लस n प्लस p, तो ये m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है और p का वैल्यू भी 2 है, तो इसके बेसिस पर 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7 हो गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है, इसका फाइनल वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। आइए हम लोग फाइनल आंसर को मार्क कर लें, फाइनल आंसर को मार्क कर लें, यही यहाँ पर 7 ही हमारा फाइनल आंसर है। और यह जो आंसर है यह जेईई एडवांस 2022 के ऑफिशियल आंसर की, जो IIT बॉम्बे के द्वारा पब्लिश किया गया और एग्जाम भी IIT बॉम्बे ने कंडक्ट किया था, उसके आंसर की से मैच करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।